ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कृषि कानून 2020 के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की हैं, जिसमें एक तरफ हमारी देश की सरकार है और वहीं दूसरी तरफ किसान। और आज इसी तरह हमारे देश के लोगों के विचार भी दो हिस्सों में बंट चुके हैं। पर पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए? आइए जानते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट समीक्षा सभरवाल आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर गिविंग ट्रिमेंडस लव एंड अप्रिसिएशन टू माय फर्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल जून 2020 में सरकार अध्यादेश के द्वारा 3 कृषि बिल लेकर आई और उसे सितंबर में लोकसभा और राज्यसभा में पास कराकर कानून बना दिया। ये भी किसानों का सरकार पर ना विश्वास करने का एक बड़ा कारण है। अब जानते हैं कि ये 3 कृषि कानून असल में क्या कहते हैं और इस पर सरकार का और किसानों का क्या तर्क है। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि किसी के पक्ष में बोलने से पहले या अपना कोई ओपिनियन फॉर्म करने से पहले हमें दोनों पक्षों की जानकारी होनी ज़रूरी है। पहला कानून, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये कानून किसानों को और ट्रेडर्स को अपनी फसल किसी भी स्टेट या फिर रजिस्टर्ड APMC मंडी के बाहर बेचने की आज़ादी देता है। ये मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को सेव करेगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। ये ऑनलाइन मार्केट फैसिलिटी भी देता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि MSP और APMC क्या है। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसानों को फसल बेचने से पहले एक गारंटीड फिक्स्ड प्राइस सेट होता है कि मतलब अगर किसान अपनी फसल को बेचेगा तो उसे इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। और APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक सेट मंडी सिस्टम है जिसमें किसान अपनी इन्हीं फसलों को MSP पे बेचता है। 1966 में सरकार APMC मंडी सिस्टम लेकर आई और इन्हीं APMC मंडियों में 23 तरह की फसलों को MSP पर बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ बीच में कुछ बिचौलिए यानी मिडलमैन रहते हैं जो इन किसानों को और व्यापारियों को मिलाते हैं ताकि फसल खरीद और बेच सकें, जिसके बदले किसानों को इन मिडलमैन को 2.5% कमीशन देना होता है और उनको कुछ टैक्स भी देना पड़ता है। इस पर सरकार का कहना है कि वो किसानों के लिए 1 कंट्री 1 मार्केट लेकर आई है। इससे किसान अपनी फसलों को किसी भी स्टेट में खरीद और बेच सकेगा और उसको कुछ टैक्स या कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि किसान ज़्यादा कमाएगा। इस पे किसानों का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल्स तो पहले से हैं, नया लाने की क्या ज़रूरत है। छोटा किसान ना ही इतना पढ़ा लिखा है और ना ही उसके लिए इतना आसान है अपनी फसलों को बाहर बेचना। इसीलिए किसान चाहते हैं कि प्राइवेट मंडियों में भी MSP लागू होना चाहिए और उनके लिए रेगुलेशन सेट होने चाहिए। तो इस पे सरकार का कहना है कि MSP हमेशा रहेगा और APMC मंडियां भी रहेंगी। तो अब किसान के ऊपर है कि उनको अपनी फसलों को APMC मंडियों में बेचना है या प्राइवेट मंडियों में। लेकिन इस पे किसानों का कहना है कि सरकार ने APMC मंडियों के बाहर फसल बेचने पर टैक्स हटा दिया है। इसका मतलब है कि टैक्स और कमीशन बचाने के लिए किसान APMC मंडियों को छोड़ के प्राइवेट मंडियों की तरफ ज़्यादा जाएंगे और इसीलिए APMC मंडियां धीरे धीरे बंद होती जाएंगी। सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है क्योंकि MSP सिर्फ APMC मंडियों में है, इसीलिए MSP भी ख़त्म हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर किसानों को डोमिनेट करेगा और अपने प्राइसेस पे उनसे फसल लेगा। Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020। ये बिल किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की फैसिलिटी देता है, जिसमें प्रोडक्शन से पहले ही किसान एग्री बिजनेस कंपनीज, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसमें फसल का प्राइस पहले से ही सेट कर लिया जाएगा। ये छोटे किसानों जिनके पास 5 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है उनको फ़ायदा देगा। ये किसानों को मार्केट में रेट
कम होने या बढ़ने के खतरे से बचाता है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। ये मार्केटिंग की कॉस्ट को कम करेगा, जिससे किसान की इनकम बढ़ेगी। इससे किसान अपनी फसल को सीधा कंपनी को बेच पाएगा, जिससे मिडलमैन को दिए जाने वाला कमीशन और टैक्स बचेंगे। किसी भी तरह का डिस्प्यूट होने पर एक लिमिटेड टाइम में उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस कानून में किसानों और कंपनी या बिजनेसमैन के बीच में प्रोडक्शन से पहले ही अग्रीमेंट हो जाएगा, जिसमें दोनों की सहमति से एक सेलिंग प्राइस को फिक्स कर लिया जाएगा। पर इस कानून से किसानों को फ़ायदा भी हो सकता है या नुकसान भी, क्योंकि देखिए, अगर तो मार्केट में फसल का प्राइस बढ़ा तो किसानों को लॉस होगा, और यही अगर मार्केट में फसल का प्राइस कम हो गया तो किसान को प्रॉफिट होगा। अब इस पे किसानों का कंसर्न है कि अगर किसी भी कारण से कंपनी ने फसल खरीदने से मना कर दिया तो किसान अपनी फसल को कहाँ बेचेगा। इसमें सरकार कहती है कि अगर किसानों और कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो वो अपनी अपील एसडीएम को कर सकते हैं, और अगर वहाँ भी उस डिसीजन से खुश नहीं हैं तो फिर वो कलेक्टर के पास जा सकते हैं। पर इस पे किसान कहते हैं कि एसडीएम और कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इसीलिए उनको उनके फैसले पे भरोसा नहीं होगा। इसीलिए किसान चाहते हैं कि उनको कोर्ट में अपील करने का राइट मिले, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसीलिए वो बिना बायस होकर डिसीजन लेगी। द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, इस कानून में अनाज, दालें, ऑयल सीड्स, तेल, आलू, प्याज जैसी चीज़ों को एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे एफडीआई और प्राइवेट कंपनीज फार्मिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगी। बड़े कोल्ड स्टोरेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने से किसानों को फ़ायदा होगा। ये कानून 1955 में बनाया गया था, जिसमें एसेंशियल आइटम्स को एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर करने पर व्यापारियों और दुकानदारों पर लीगल एक्शन या फाइन हो सकता था। ये कानून काला बाजारी यानी ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी यानी होर्डिंग को रोकने के लिए बनाया था। इस कानून को 2020 में अमेंड करके अनाज, दालें, ऑयल सीड्स, तेल, आलू, प्याज जैसी चीज़ों को एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी कि अब इनकी स्टोरेज पर कोई लिमिट नहीं होगी, और इसकी प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब सिर्फ वॉर या इमरजेंसी यानी कोई महामारी जैसे कि कोरोना या कोई सूखा पड़ जाना, उसी टाइम इसको स्टॉक करके नहीं रख सकते। तो इस पे सरकार का कहना है कि 1955 में इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए उस टाइम इस पे लिमिट लगाना ज़रूरी था। लेकिन अब इस सब की प्रोडक्शन इतनी है कि इस पे लिमिट की ज़रूरत नहीं है, तो इससे अब किसान को फ़ायदा ही होगा। तो अब किसान इस पे विरोध क्यों कर रहे हैं? किसानों का कहना है कि छोटे किसानों के पास ना ही इतनी इनकम है और ना ही अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज हैं कि वो इन सबको स्टॉक करके रख सके। तो इस कानून से फ़ायदा सिर्फ बड़े ट्रेडर्स और कंपनीज को ही होगा, क्योंकि उनके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ और वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे वो इजीली इन सब का स्टॉक करके रख सकते हैं। तो अब जब कंपनी के पास पहले से ही इतना सारा स्टॉक रहेगा तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी और फिर वो फसलों को किसानों से कम प्राइसेस पे खरीदेंगे। तो इस कानून से फ़ायदा सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर का होगा और किसानों का नहीं। तो आइए एक बार फिर से जान लेते हैं कि किसानों की क्या क्या डिमांड्स हैं। पहला, तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। दूसरा, एमएसपी को किसानों का लीगल राइट बनाया जाए। तीसरा, एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया जाए और फिक्स करने से पहले दोबारा कैलकुलेशंस की जाए। चौथा, डीजल 50% कम रेट पर मिले। पांचवा, पराली जलाने यानी स्टबल बर्निंग पर फाइन हटाया जाए। छठा, स्टबल बर्निंग पर जिन किसानों पर केस चल रहे हैं उनको वापस लिया जाए। और सातवां, इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस 2020 हटाया जाए। सरकार अमेंडमेंट करने पर तैयार है, लेकिन कानून ना हटाने पर अड़ी है। उसका कहना है कि अगर आज हम एक कानून हटाते हैं तो कल कोई दूसरा मांग कर सकता है कोई और कानून हटाने की, क्योंकि सरकार को देश के बारे में सोचना होता है, और अगर कोई कानून बनता है तो कोई ना कोई उसके अगेंस्ट जाता ही है, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे कि सब सहमत हों।
अब अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स में ज़्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के राज्य से ही क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं, सरकार 23 क्रॉप्स पर MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है और MSP का बेनिफिट सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल उगाने वाले किसानों को मिलता है। और गेहूं और चावल की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पंजाब और हरियाणा में ही होती है, जिसका मतलब है कि अगर MSP नहीं रहता तो सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही होगा। इसीलिए वहाँ के राज्यों के किसान ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो सरकार और किसानों में 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी थी और 4 मेंबर की एक कमेटी भी बनाई जो कि सरकार और किसानों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके, पर अब तक कोई आपसी सहमति नहीं हो पाई है। उम्मीद है इस पर जल्द ही कोई नतीजा निकलेगा, किंतु तब तक अपना ओपिनियन देने से पहले दोनों साइड्स पे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और फिर आपको फैसला करना है कि आप किसका समर्थन करेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।